वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं खूनी मार्च करना जमहूरी हक नहीं है। हुकूमत मुल्क को खूनी मार्च से बचाना चाहती है। तहरीक इंसाफ को किसी जलसा करने से नहीं रोका बल्कि मुतबादिल बताया। उन्होंने कहा PTI किस हैसियत से सरकारी वसाइल इस्तेमाल करती रही। इमरान खान का काम सिर्फ झूठ बोलना है। अवाम झूठ सुन सुनकर थक गए हैं। महंगाई में इजाफा हुआ, जिम्मेदार इमरान खान। कि किस हैसियत से ये आप हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सवाल, ये जो आज रट लगाई हुई है झूठों ने, इतना झूठ बोलते हैं, झूठ बोल बोल कर नहीं थकते, अवाम झूठ सुन सुन कर थक चुकी है। जब आप खूनी मार्च की कॉल देंगे तो ये राना सनाउल्लाह की जिम्मेदारी है बतौर वजीर दाखिला कि वो पाकिस्तान की अवाम को इस खूनी मार्च के ऐलान से किस तरह बचा सकते हैं। इनको ना किसी ने जलसा करने से रोका है बल्कि मुतबादिल बताया कि आप यहाँ कर लें जलसा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों को कभी मुआफ़ नहीं करेंगे। जामिया कराची में गुज़श्ता दिनों चीनी बाशिंदे दहशतगर्द हमले में मारे गए। हमें दहशतगर्दी वाक़े में चीनी बाशिंदों की अमवात पर बहुत दुख है। चीनी हमारे मेहमान हैं, उनकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। दोस्ती के लिए चीनी और पाकिस्तानियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वाक़े के जिम्मेदारों को इबरतनाक सजा तक चैन से नहीं बैठेंगे। We salute their passion and dedication and pray for their souls to rest in peace. We are all shocked, anguished, and saddened at this terrible loss. It is a loss for the Pakistani nation and it is a loss for the people of China. We fully condemn this cowardly act and will never forgive the enemies of Pakistan, China's all-weather strategic cooperative partnership. We will also not allow anyone to harm our iron-clad friendship. The sacrifice of both Chinese and Pakistanis in nurturing our bonds of brotherhood will not be in vain. अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। जस्टिस काजी फायजीसा इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और उनके ओहदों से नवाजना ये बड़ी बात समझी जाती है, ये तक ठुकरा नहीं पा रहे हैं, तो फिर जो हशर होगा तो वो होगा। आखिर में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं फेडरल जुडिशल एकेडमी के डायरेक्टर जनरल हयात अली शाह और नामवर कानूनदान और लीगल एड सोसाइटी के रूह रवान जस्टिस नासिर असलम जाहिद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मुझसे यह कोताही हो गई कि मैंने अपने बड़ों का जिक्र नहीं किया, तो उनका भी मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इन सब ने इस मौजू पर यह कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाई और इस चीज़ को आपसे मुखातिब होने का मौका इनायत फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस काजी फायजीसा की गुफ्तगू आपने सुनी। अभी आपको लिए चलेंगे एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने यूरोप को और नॉर्थ अमेरिका को दुनिया में लीडरशिप के ऊपर ला के खड़ा कर दिया। तकरीबन 200 साल के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी अब डिजिटल और नॉलेज रेवोल्यूशन को जगह दे चुका है। और अब हम ये देख रहे हैं कि जो स्पीड है वो इंजन की स्पीड नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड है जिसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो ये डिजिटल रेवोल्यूशन हर शोबे के अंदर आप सब चूँकि इससे बराह रास्त मुताल्लिक हैं, जानते हैं कि किस तेज़ी के साथ ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर रहा है। और जब ये पैराडाइम सेट हो गया है तो अगेन नई लिस्ट ऑफ विनर्स एंड लूज़र्स दुनिया के अंदर बन रही है। वो ममालिक, वो कौमें जो इस नई टेक्नोलॉजी को तेज़ी के साथ हासिल करेंगी वो कामयाब होंगी, और जो कौमें इसमें पीछे रह जाएंगी वो फिर लूज़र्स के साथ उनका शुमार होगा। तो हमारे पास भी ये चॉइस है कि हम इसको किस तेज़ी के साथ एम्ब्रेस करते हैं, क्योंकि जब भी एक स्टेट ऑफ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम होती है या एक नया पैराडाइम आता है तो वो सबको एक ही सफ़ में खड़ा कर देता है। जब वो ममालिक जिनकी बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट थी पिछले इंफ्रास्ट्रक्चर में,
تو ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ ڈیجیٹل ریولوشن کو امبریس کریں. پاکستان جیسے ممالک کے جو بالکل اس شعبے میں بہت پیچھے تھے اور نئے تھے، ہمارے لیے ممکن تھا کہ ہم لیپ فراگ کر کے اس نئے انفراسٹرکچر کو امبریس کر لیں. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ امریکہ جیسے ملک میں ان کے ٹیلکو سیکٹر کو ری اسٹرکچر یا ٹرانسفارم کرنا ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا، کیونکہ ان کی اتنی ہیوی انویسٹمنٹ تھی پچھلے انفراسٹرکچر میں کہ جو ان کی کاسٹ آف ایگزٹ تھی اس سے وہ بہت زیادہ تھی. اور وہ ممالک کے جو بالکل نئے تھے وہ بآسانی ڈیجیٹل ایکسچینجز پہ یا ڈیجیٹل ٹیلکو کے سیکٹر میں انہوں نے امیجیٹلی اپنے آپ کو انگریس کر لیا. تو ایز اے نیو کمر ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کیچ اپ کر سکتے ہیں، اور وہی میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے. ہماری حکومت نے 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے اس سیکٹر کو پرائرٹی سیکٹر کے طور پہ ریکگنائز کیا، اور جب ویژن 2025 بنایا گیا اس میں وی آئیڈینٹیفائی فاسٹ ڈیولپمنٹ اینڈ آئی ٹی سیکٹر واز کنسیڈرڈ ایز ون آف دا ڈرائیورز جو پاکستان. احسن اقبال کی گفتگو آپ نے سنی. بلیٹن آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری کا متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کا دورہ. چیئرمین پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے UAE کے صدر کے انتقال پر تعزیت کی. وزیر خارجہ نے تعزیتی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے. پیپلز پارٹی رہنما اور صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا ہے عمران خان پاکستان کے لیے سیکیورٹی خطرہ بن چکے. عمران خان حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے. ہر وہ شخص جو عمران خان کو جھوٹا کہتا ہے وہ امریکی ایجنٹ ہے. عمران خان لوگوں کو گلی محلوں میں لڑائی پر اکسا رہے ہیں. خبریں میڈیا پر چلیں جس میں عمران خان نے کچھ اینکرز کے ساتھ ملاقات کی اور ایک جلسے میں بھی انہوں نے تقریر کی. دیکھیں، میں پچھلے کئی مہینوں سے میرا تو بڑا واضح موقف ہے کہ عمران خان جس کا نہ جغرافیہ ٹھیک ہے، نہ اس کی اردو ٹھیک ہے، نہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے، اور عمران خان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا جس قسم کا اس کا پلان ہے وہ اس وقت ملک کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے. اور اس وقت پاکستان کے لیے عمران خان ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے. عمران خان پاکستان کی معیشت کے لیے کرائسس پیدا کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ ہوں. عمران خان اس ملک میں سول وار کروانا چاہتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں جا کے جو آدمی اس قسم کی حرکتیں کروا سکتا ہے نازیبا، نامناسب، توہین آمیز. آج جب تم فارغ ہو گئے تو تم کہتے الیکشن کراؤ. جب تمہارے پاس الیکشن کرانے کا آئینی اختیار تھا تم نے اس کا استعمال نہیں کیا. آج یہ آئینی اختیار شہباز شریف کے پاس ہے. اب یہ اس کی مرضی ہے. موجودہ جو ایک اتحادی حکومت ہے یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کب الیکشن کرانا چاہتے ہیں، تو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل 9 کر دی گئی. تشکیل 9 کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا جس کے مطابق وزیراعظم مشترکہ مفادات کونسل کے سربراہ ہوں گے. چاروں وزرائے اعلیٰ مشترکہ مفادات کونسل کے رکن ہوں گے. مزید جانیں گے وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقاص بتائے گا اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے. جی، صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کل ہی مشترکہ مفادات کونسل کے جو تشکیل میں اس کی منظوری دی تھی، اور آج کابینہ ڈویژن نے اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جس کے تحت وزیر اعظم شہباز شریف مشترکہ مفادات کونسل کے چیئرمین ہوں گے. اس سے کونسل میں چاروں صوبوں کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان کو نمائندگی دی گئی ہے، جبکہ 3 وفاقی وزراء جس میں سید نوید قمر ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، اور جو تیسرے وزیر ہیں ان کو بھی وفاقی وزیر ان کو بھی اس سے مشترکہ مفادات کونسل کا حصہ بنایا گیا ہے. اور کابینہ کے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال جو ہے وہ بھی مشترکہ مفادات کونسل کے ممبر ہوں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ وقاص عظیم آپ کا. سابق چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی نے پانی کے بحران پر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 48 گھنٹے میں بلانے کا مطالبہ کر دیا. رضا ربانی کا کہنا ہے کہ سندھ میں پانی کا بحران بین الصوبائی معاملہ بن چکا ہے. صوبوں کے درمیان پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کا سوال بھی شدت اختیار کر چکا ہے. کچھ دیگر خبریں شامل کریں. لاہور کے یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈائز گھی اور آئل کی قلت نے پھر سر اٹھانا شروع کر دیا. LD
ताजपुरा, स्कीम, शादमान, सलामतपुरा, हरबंसपुरा, बंद रोड समेत दीगर इलाकों में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते घी, ऑयल की किल्लत से शहरी परेशान हो गए हैं। तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद बताएगा। फितर के बाद शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर अब भी सब्सिडाइज घी और ऑयल की शदीद किल्लत देखी जा रही है। शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर जिसमें LDA ताजपुरा स्कीम, हरबंसपुरा, गड़ी शाहू रोड, इसके अलावा जोड़े पुल, सलामतपुरा, दरोगावाला, शादमन जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ भी सस्ते घी और ऑयल की किल्लत है और आवाम मजबूरन महंगा यानी ब्रांडेड ऑयल और घी खरीदने पर मजबूर हैं। यहाँ पे कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं मिल पाए और सारा सामान तकरीबन मिल रहा है, लेकिन सस्ता घी और ऑयल जो है नहीं मिल रहा। वो जैसा कि बाहर दुकानों से मिलता है वैसे ही इसकी कीमत यहाँ पे भी है। बिल्कुल, जो गवर्नमेंट है वो इस मामले पे तवज्जो दे। जो लोग हैं वो यूटिलिटी स्टोर पर आने वाले ख़रीदार हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो बुनियादी ज़रूरियाँ हैं इनकी कीमतों को भी कंट्रोल करें और इसके साथ साथ जो सप्लाई है उसके तसलसल को भी यकीनी बनाएं ताकि जो कम आमदनी वाला तबका है वो अपना गुजर बसर बआसानी कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीके तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरख्वास्त पर 4 सिफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर के खिलाफ अदालती अहकामात पर हुकूमत को अमल दरामद की हिदायत की गई है। इसी हवाले से बात करेंगे। एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम बताएगा इस फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मलूम गैरेट वेल्डर की तौहीन आमेज़ ट्वीट्स के खिलाफ मौसर इक़दाम की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीके तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत की दरख्वास्त पर 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया है और अदालत ने मुसलमानों के मजहबी जज्बात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए PTA और वज़ारत IT को इक़दाम उठाने की हिदायत की है और वज़ारत IT मुनासिब एक्शन के लिए वफाकी काबीना के सामने मामला भी रख सकती है। ये भी अदालत ने हिदायत कर दी है। ये सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना ट्वीट्स का मामला है जो कि डच सियासतदान हैं गैरेट वेल्डर, वो उनकी तरफ से ये ट्वीट्स मुसलसल किए जा रहे हैं। उस पर अदालत में दरख्वास्त दायर की। अब अदालत ने यह फैसला जारी किया है और अदालत ने जो पिटीशन थी उसको रिप्रेजेंटेशन बनाकर चेयरमैन PTA और वज़ारत IT को भी भेजने का हुक्म दिया है। फैसले में यह लिखा गया है कि मुसलमानों के जज्बात के तहफ़्फ़ुज़ और मुनासिब एक्शन के लिए वफाकी हुकूमत को हिदायत जारी करना ज़रूरी है। PTA और वज़ारत IT को इस हवाले से मुनासिब इक़दाम उठाने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हिदायत की है और इन्हीं हिदायत के साथ अदालत ने इस दरख्वास्त को निपटा दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम कियानी आपका। सीनियर सहाफ़ी फ़हद हुसैन की बतौर मुआविन ख़ुसूसी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ फ़हद हुसैन को मुआविन ख़ुसूसी तैनात करने की मंजूरी दी थी। आपको बताएं कि सीनियर सहाफ़ी फ़हद हुसैन की बतौर मुआविन ख़ुसूसी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ फ़हद हुसैन को मुआविन ख़ुसूसी तैनात करने की मंजूरी दी थी। लाहौर में पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा। दर्जा हरारत मजीद बढ़ने के इम्कानात जाहिर कर दिए गए हैं। मजीद जानेंगे, मायदा वहीद हमारे साथ मौजूद है। मायदा बताएगा क्या कहना है महकमा मौसमियात का। जी बिल्कुल, शहर में बात करें मौसम की तो इस टाइम सूरज मियाँ जो है वो बिल्कुल अपनी आबोताब से जो है वो यहाँ पर चमक रहे हैं। सूरज का पारा इस टाइम फुल हाई है और टेम्परेचर की अगर बात करें हम तो टेम्परेचर जो है वो इस टाइम 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। टेम्परेचर के इस टाइम सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। गर्मी की शिद्दत इस कदर ज़्यादा है कि यहाँ तेज़ धूप में 1 सेकंड खड़े होना भी महाल है। शहरियों को जो है माहिरीन की जानिब से एहतियाती तदाबीर ये जारी की जा रही है कि प्लीज़ अपने घरों में रहें। अगर ज़रूरी सफ़र के लिए आपको बाहर निकलना भी है तो एहतियाती तदाबीर पर अमल करके घरों से बाहर निकलें। अगर गैर ज़रूरी सफ़र जो है वो उससे इज्तनाब करें और ज़्यादा बेहतर यही होगा कि वो घरों में जो है रहकर क़याम करें। इसी के साथ जो है माहिरीन की जानिब से कुछ एहतियाती तदाबीर ये भी जारी की जा रही है कि पानी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा हो सकता है नमकियात को पूरा करने के लिए वो ज़रूरी रखें। दौरान सफ़र भी बोतल पानी की जो है वो अपने पास रखें क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और शहरियों ने अपनी मदद आपके तक जो है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया मायदा आपका।
कराची में लोड शेडिंग से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर है। बिन कासिम पावर प्लांट 3 के पहले यूनिट से बिजली की पैदावार की जांच शुरू हो गई है। 450 मेगावाट में से अब तक 300 मेगावाट बिजली की जांच की गई है कि इलेक्ट्रिक हुकाम के मुताबिक बिन कासिम पावर प्लांट 3 की टेस्टिंग का अमल जल्द मुकम्मल होगा। बिजली सिस्टम में शामिल होने से बिजली की फराहमी से सूरत हाल बेहतर होगी। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ बताएगा। के इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट बिन कासिम 3 पे, और ये जो प्लांट है 450 मेगावाट का पावर प्लांट है। इस वक्त आप यहाँ पे प्लांट के जो सिस्टम है, मेन रूम में यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे जो टेस्टिंग का अमल जारी है। और जो कल जो टेस्टिंग के अमल हुआ तो 300 मेगावाट जो इसकी प्रोडक्शन आई थी, अभी भी टेस्टिंग का अमल जारी है। और कहा जा रहा है कि जल्द ही 450 मेगावाट जब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कराची शहर को इजाफी 450 मेगावाट नए पावर प्लांट से मिलना शुरू हो जाएगी। और खुशखबरी ये है कि यहाँ पे जो RLNG की जो मुआहिदा भी हुआ है, जो गैस की फराहमी है, जो मुश्किलात रहती हैं कि इलेक्ट्रिक को, वो 150 MMCFD गैस जो है उसको मिलेगी। मेजॉरिटी देखा जाए 900 मेगावाट के मेन जो है पावर प्लांट है, उसमें से 450 मेगावाट जो है फर्स्ट फेज में यहाँ पे सप्लाई शुरू हो जाएगी। और कराची के शहरियों को उसके बाद मई के आखिर के बाद कहा जा रहा है कि तकरीबन जो है 450 मेगावाट सिस्टम में आ जाएगी, जिससे जो शदीद लोड शेडिंग जो कहा जा रहा है 8 से 10 घंटे या 12 घंटे हो रही है, उसमें नुमाया कमी होगी। और यहाँ पे जो सिस्टम है उसकी चेकिंग का अमल जारी है, और मजीद जो है जल्द इसके मजीद खबरें सामने आएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। एक्सपो सेंटर कराची में सजे माय कराची मेले का आज दूसरा रोज है। सुबह से ही नुमाइश में शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। शहरियों की जानिब से नुमाइश को किस कदर पसंद किया जा रहा है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। बसीम बताएगा। मैं एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से एक्सपो सेंटर में जो मुनक्किद की गई है माई कराची नुमाइश, इसका आज दूसरा रोज़ है। और चूँकि आज हफ्ते का दिन है तो हम देख रहे हैं कि सुबह ही से जो है वो कराची के जो शहरी हैं उनकी जानिब से जो है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो एग्जीबिशन लगाई गई है, यहाँ पर आमद का सिलसिला जारी है। हम देख रहे हैं कि फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर लोग आ रहे हैं और जो यहाँ पर मुख्तलिफ कंपनीज़ की जानिब से जो प्रोडक्ट्स शोकेस की गई हैं उस पर जो है वो उनकी खुसूसी तवज्जो है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये वाकई बहुत अच्छा यहाँ पर अरेंजमेंट है, और ये कराची जो आपके माई कराची जो ये इवेंट है, वाकई ये 2 साल बाद ये शहरियों को एक मौका मिल रहा है कि वो लोग घर से निकलें, एक एग्ज़िबिशन अटेंड करें। आप अगर देखें तो ये कराची शहर का पोटेंशियल भी इसमें नज़र आता है हमें कि माशाल्लाह इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और यहाँ पर इस तरह के जितने भी इवेंट्स हों कम हैं। शहरी जिनका कहना है कि बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट यहाँ पर होता है, और सोलर समेत मुख्तलिफ जो नए सेक्टर्स हैं वो यहाँ पर इनको देखने को मिला। उनका कहना है कि बच्चों के साथ ये लोग यहाँ पर आए हैं और इस तरीके के जो इवेंट्स हैं वो ठीक है। बहुत शुक्रिया बसीम आपका। पाकिस्तान और कनाडा के सफारती ताल्लुकात के क़याम के 75वीं सालगिरह के मौके पर ऊटा में कवाली नाइट का एहतमाम किया गया। तकरीब में कैनेडियन सेनेट और पार्लियामेंट के अरकान, सुफरा और हाई कमिश्नर समेत पाकिस्तान और कनाडा की मकामी कम्युनिटी के सरकर्दा अरकान की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। आपको बताएं कि पाकिस्तान और कनाडा के सफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह के मौके पर ओटावा में कवाली नाइट का एहतमाम किया गया है।